अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला लेक्चर जो कि OIC और UNO पे मबनी था, लेकिन आज OIC हम स्टडी करेंगे और UNO इंशाअल्लाह नेक्स्ट डे या आपको उसके नोट्स भेज दिए जाएंगे। क्योंकि ये एक लंबा लेक्चर है इसलिए आज सिर्फ OIC हम पढ़ेंगे। कल हमने 2 पढ़े थे, इको और साथ आज हम OIC स्टडी करते हैं। OIC का जैसे कि आप एब्रीविएशन देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामी मुल्कों की बाहमी तावन पर मबनी ये तंजीम है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, अगर आप PPSC का कोई भी लेक्चर इस्लामियात, लेक्चर हिस्ट्री या लेक्चर पाक स्टडी के लिए जाते हैं तो ये सवाल अक्सर आ जाता है, या दूसरे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि OIC की बुनियाद कब रखी गई। OIC व्हेन OIC फाउंडेड, तो इसकी जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, OIC की बुनियाद सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में रखी गई। जी 1969। आपने ये सवाल जो है जरूर ज़हन में रखना है। ये एक लाइन, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है कि OIC की बुनियाद या OIC की फाउंडेशन, व्हेन विल OIC फाउंडेड, तो आपका आंसर होना चाहिए सितंबर 1969। इसकी अगर एक्चुअल डेट आपने मालूम करनी हो तो 25 सितंबर, 25 सितंबर। बाज़ बुक्स में खाली 1969 लिखा हुआ है जी, तो कुछ में सितंबर की डेट दी गई है, लेकिन अगर एक्चुअल डेट हो तो वो है 25 सितंबर। अगर आपने पूरी इसकी डेट याद रखनी है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो साथ डेट, डे, मंथ और सन इकट्ठे दे देता है। तो इसके लिए आपने ज़हन में रखना है कि 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में इसकी बुनियाद रखी गई। और ये खालस इस्लामी तंजीम है, इसमें कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है। OIC खालिस इस्लामी मुल्कों पर मबनी तंजीम है। अब आते हैं जी इसके मकासद की तरफ। OIC का स्टार्टिंग जो ऑब्जेक्टिव था शुरू में, वो था फ़लस्तीन की आज़ादी। इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंगें हुई थी, अरब इसराइल, उसमें फ़लस्तीन सबसे अहम मौजू था और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ही ये तंजीम बनाई गई थी। पहल जो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, मकसद था, वो था फ़लस्तीन की आज़ादी, इसराइल से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना और जितने भी मुसलमान जो मुल्क हैं उनके दरमियान आपस में इत्तेहाद व ताउन करना, ये इस तंजीम का मकसद था। इसके दूसरे मकासद में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला जो था वो है फ़लस्तीन की आज़ादी, यानी कि इसराइल के तसल्लुत से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था मुसलमान मुल्कों के दरमियान बाहमी तावन
और इत्तेहाद पैदा करना। इसका मेन एजेंडा था कि जो मुसलमान मुल्क हैं उनके दरमियान आपस में बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए। तीसरा इसका नस्ली तासब से बचना, नस्ली तासब से बचना। मुसलमान मुल्कों को जो नस्ली तासब है, फिरकाबाजी है, इससे बचाना, ये भी इस तंजीम का एक मकसद था। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, इक्तिसादी तावन एक दूसरे इस्लामी मुल्कों के दरमियान, ये भी इसके बाद में ऑब्जेक्टिव में शामिल हो गया। इस तरह जब ये बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके ये 3 मकासद थे जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव थे इसके। अब हम आते हैं जी इसके हेडक्वार्टर की तरफ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था और कुल कितने ममालिक हैं OIC में। तो कुल जो ममालिक हैं 57। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन OIC, कि OIC में कितने मुल्क वाबस्ता हैं या कितने मुल्कों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो 57 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर क्वेश्चन ये भी अरेज होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हु वाज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए OIC, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएनओ के बाद जो सबसे बड़ी तंजीम है वो है OIC। ये 2-3 क्वेश्चन आपने ज़हन में रखना है, जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं जी इसके हेडक्वार्टर की तरफ। जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा में, जद्दा सऊदी अरब। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जद्दा से पहले इसका हेडक्वार्टर कौन सा था? एनीबॉडी, कोई भी आप में से बता सकता है कि जद्दा से पहले OIC का हेडक्वार्टर कौन सा शहर था और वो किस मुल्क का शहर था? जी मेरी आवाज आपको आ रही है, सुन रहे हैं? जी आवाज नहीं आ रही। जी कोई और बंदा बताना चाहे? जद्दा शहर सऊदी अरब का। नहीं, जद्दा शहर तो हर एक को पता है ना कि जद्दा शहर है। इससे पहले कौन सा शहर था? जी किसी को नहीं मालूम? चले मैं आपको बताता हूं। OIC का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कुआलालंपुर में था। हमसे डबल आवाज आ रही है आपकी, समझ नहीं आ रही। ये पहले तो नहीं थी, अभी आ रही है। अभी सही हुआ है कि नहीं? सब ठीक हो गया जी
जी, अब ये देखें कि पहला हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में था। याद रखें, बड़ा अहम क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत ही जो रेयर बंदा है वो जो आपको बताएगा कि ओआईसी का पहला हेडक्वार्टर कौन सा था। पहला हेडक्वार्टर कुआलालंपुर था मलेशिया में, और जद्दा में हेडक्वार्टर कब बना? 1973 1973 में जद्दा में इसका हेडक्वार्टर बना था। डेट याद रखें, 1973। पेपर में आ सकता है। ये ऐसे रेयर क्वेश्चन है जो हर एक को मालूम नहीं होते, तो अगर कोई सिर फिरा बैठा हुआ हो तो वो इस तरह के क्वेश्चन दे देता है कि जो कम लोगों को मालूम हो। और ये कब हेडक्वार्टर बना? 1973 में। जद्दा ओआईसी का हेडक्वार्टर 1973 में बना, और इससे पहला जो हेडक्वार्टर था वो कुआलालंपुर था मलेशिया में। जी, क्लियर होगी, उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जी, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि लाइन लिखी हुई है कि ओआईसी पहला जनरल सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, अहम है कि ओआईसी का हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी, कि ओआईसी का जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो उसका नाम था, एक सेकेंड इनको मैं ज्वाइन कर लूं जी। जो अभी आ रहे हैं वो भी सुन लें कि ओआईसी का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी। तो उसका नेम है तिनको अब्दुर्रहमान। तिनको अब्दुर्रहमान ये पहले जनरल सेक्रेटरी थे मलेशिया के, तिनको अब्दुर्रहमान, ये आपने ज़हन में रखना है। और क्या पाकिस्तान का भी कोई जनरल सेक्रेटरी रहा है ओआईसी में? किसी को मालूम है जी उसका नाम? पहला पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी इन ओआईसी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका जवाब होना चाहिए शरीफुद्दीन पीरजादा। शरीफुद्दीन पीरजादा ये पहले पाकिस्तानी हैं जो ओआईसी में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 1983 से 85 तक, 1983 to 85। शरीफुद्दीन पीरजादा जी, क्लियर हो गया जी। ओआईसी का पहला पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सदर थे ज़ियाउल हक, वो चेयरमैन भी रहे। चेयरमैन पाकिस्तानी चेयरमैन, यहां मैं लिख देता हूं, सदर जनरल ज़ियाउल हक। अभी तक लोग आ रहे हैं, टाइम पे ज्वाइन किया करें क्लास। जी, जो भी लोग आ रहे हैं वो देख लें कि मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ओआईसी का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था?
अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी, तो आपका आंसर होना चाहिए योर आंसर शुड बी तिनको अब्दुल रहमान। उसके बाद ओआईसी पहला पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी, एक तो बाहर मत दे जो आएगा। लगता है एक दफा मैं पहले रुक के सबको ज्वाइन कर लूं, उसके बाद ही मैं क्लास लेता हूं। जी, ओआईसी का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था? हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इन ओआईसी? तो शरीफुद्दीन पीरजादा। पाकिस्तानी चेयरमैन, पाकिस्तानी कौन सा पहला चेयरमैन रहा ओआईसी में? तो वो थे सदर जनरल जियाउल हक, 1980s में रहे हैं, 1980-81 में। अब आ जाते हैं जी ओआईसी के अदारे। ओआईसी के अदारे, अब ओआईसी में अदारे भी हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं जी। पहला जो अदारा है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, दूसरा है सेक्रेटेरिएट। मुझे लगता है आज आपने पढ़ाने नहीं देना, बस मैं इसी काम पे लगा रहा हूं बार बार जो है ना ज्वाइन करने में। सर भी चले गए, हाफिज साहब। जी, ओआईसी के जो अदारे हैं, पहला है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सेक्रेटेरिएट, तीसरा मुस्तकिल कमेटियां, चौथा वुज़राए खारजा की कौंसिल, पांचवा ज़ेली अदारे। जी, ओआईसी के जो अदारे हैं 5, देयर आर 5 ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट इन ओआईसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, सेकंड सेक्रेटेरिएट, थर्ड मुस्तकिल कमेटियां, फोर्थ वज़राए खारजा की कौंसिल और 5 ज़ेली अदारे। आगे ज़ेली अदारों की मजीद शाखें हैं, मजीद उसमें डिपार्टमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? ज़ेली अदारे, सबसे पहला है जी इस्लामी फाउंडेशन बराए साइंस। जी, इस्लामी फाउंडेशन बराए साइंस, ये ज़ेली अदारा है ओआईसी का। इसके बाद इस्लामी तरक्याती बैंक, बड़ा मशहूर है, आपने इसका नाम सुना होगा, इस्लामी तरक्याती इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से आपने इसको जरूर सुना होगा। तीसरा इस्लामी यकजहती फंड, इस्लामी यकजहती फंड। चौथा इस्लामी फिका, इस्लामी फिका एकेडमी, इस्लामी फिका एकेडमी। आगे पांचवा इस्लामी खबरिसां अदारा। उसके बाद छठा इस्लामी
यकजहती बराए खेलों की फाउंडेशन, इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स। आपने सुना होगा इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स, और जिसमें पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे जेवलिन थ्रो, उन्होंने ये गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। जी, ये OIC के अदारे थे और उसके ये अज़ेली इदारे हैं। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। जी, ये बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है, काफ़ी लेट वो हो गए हैं। OIC अभी आप रिकॉर्डेड जो लेक्चर आपको सेंड किया जाएगा, आप उसमें से दोबारा सुन लें जो हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। अभी आप शामिल हुए हैं, 6-7 लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो ये इनको नज़र आ रहा होगा। दोबारा बता देता हूँ कि OIC का पहला जनरल सेक्रेटरी तिनको अब्दुर्रहमान था। OIC का अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी इन OIC, तो आपका आंसर शुड भी होना चाहिए शरीफुद्दीन पीरजादा। ये पहले पाकिस्तानी जनरल सेक्रेटरी थे और इनका टेन्योर जो था वो 1983 to 85 तक। पाकिस्तानी चेयरमैन OIC में जो पाकिस्तानी चेयरमैन कौन सा बंदा रहा है, तो वो है सदर जनरल ज़िया-उल हक। ये 1980-81 में OIC के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके बाद OIC के अदारे इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस 2, सेक्रेटेरिएट 3, मुस्तकिल कमेटियाँ 4, वज़ीर ख़ारजा की कौंसल। वज़ीर ख़ारजा की कौंसल जो है ये हर साल तकरीबन जो इनकी मीटिंग होती है वज़ीर ख़ारजा की, और जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है ये 2, 3, 4 साल बाद जब भी इसकी ज़रूरत होती है, ये इसकी कोई एक्चुअल डेट नहीं होती, फिक्स डेट नहीं है कि इसने मुनक्कद होना है, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा की कौंसल है ये हर साल ही मुनक्कद होती है। उसके बाद ज़ैली अदारे थे जिसमें इस्लामी फाउंडेशन बराए साइंस, इस्लामी तरक्याती बैंक, इस्लामी यकजहती फ़ंड, इस्लामी फ़िक़ा एकेडमी। इस्लामी फ़िक़ा एकेडमी के बाद 5वां इस्लामी खबर रसां इदारा, 6ठा इस्लामी यकजहती बराए खेल, और इस तरह के और भी अदारे हैं। मैंने कम से कम 6 लिख दिए हैं जी। अब चलते हैं आगे। अभी जो बाद में लोग शामिल हुए हैं उनको मैं बता दूं कि पहले जो हमने पढ़ाया था OIC की बुनियाद कब रखी गई, सितंबर 1969 में मराकश के शहर रबात में OIC की बुनियाद रखी गई। और ये क्यों रखी गई, ये इसकी बेसिक जो वजह थी वो फ़लस्तीन की आज़ादी थी इसराइल से, क्योंकि अरब और इसराइल की जंगें हुआ करती थी उस दौर में। तो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ये जो OIC तंजीम कायम की गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे अहम एजेंडा। सेकंड इसका था कि इस्लामी मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद और तावन कायम करना। तीसरा था नस्ली तासुबात ख़त्म करना, फ़िरका बंदियाँ ख़त्म करना। जो मुसलमान मुल्क हैं, ममालिक हैं, इनके दरमियान फ़िरका बंदियाँ, नस्ली तासुब ख़त्म करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। टोटल OIC के जो मेंबरान मुल्क हैं वो 57 मुल्क हैं, 57 जो OIC से मुंसलिक हैं। इसके अलावा मैंने पूछा था OIC का हेडक्वार्टर कहाँ था, वो है जद्दा में, सऊदी अरब। 1973 में 1973 में जद्दा को हेडक्वार्टर बना दिया गया। इससे पहले जो हेडक्वार्टर था वो था कुआलालंपुर, मलेशिया में। क्लियर हो गया जी। जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उम्मीद है उनको भी पता चल गया होगा जो हमने इससे पहले पढ़ा है। अब आते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ। मैं सवाल वो
ढूंढ ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, जो कि पेपर में आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, या जो जनरल नॉलेज पे बेस करते हैं। अब ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज कितनी हैं? कोई बंदा बता सकता है आप में से? जी, किसी को मालूम है? अरेबिक। जी, टोटल कितनी है टोटल? टोटल 3 है, अंग्रेजी है, अरबी है और आई थिंक फ्रांसी जबान है, 3 है। जी बिल्कुल सही है जी, आपका माशाल्लाह आंसर बिल्कुल सही है। देयर आर 3 लैंग्वेजेस, टोटल 3 लैंग्वेजेस हैं ओआईसी में। कौन कौन सी? अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच। अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच, ये ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन ओआईसी, तो आपका आंसर होना चाहिए 3, कि ओआईसी की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्लियर हो गया जी? सर ये फ्रेंच की समझ नहीं आई, अरेबिक और इंग्लिश की तो समझ में आती जी। ये फ्रेंच लैंग्वेज का क्या मकसद है? अरबी इंग्लिश की तो समझ में आती जी, ये बस देख लें, ये हैरान कुन जो है ना आपके लिए एक क्या कहते हैं वंडर है सबके लिए कि ये फ्रेंच कैसे हो सकता है। बहुत सारे जो मुल्क थे वो फ्रेंच से आज़ाद हुए थे, जिनमें जो फ्रेंच थी, फ्रांसीसी थे, उन्होंने कब्जा किया था, उनकी कॉलोनीज थी, नौ आबादियाती थी अरब कंट्री में, इसलिए फ्रेंच जो थी वो भी उन ममालिक में बोली जाती थी, इसलिए उनको भी फ्रेंच में कहा गया। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है उर्दू, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी दफ्तरी जुबान है वो इंग्लिश है। हम इंग्लिश में ही सब कुछ लिखते हैं, इंग्लिश में पेपर इवन के हम इंग्लिश में हल करते हैं। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि हम भी कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिश की, अंग्रेज ने हुकूमत की है बरसगीर पाक व हिंद पर। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों कॉलोनीज थे किसकी? ब्रिटिश की। इसलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक तरह की हमारी सरकारी ही जुबान है। अब आते हैं जी पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस। पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन आ जाता है कि पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्कद की गई या कब हुई। अब 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद की गई, व्हेन वाज हेल्ड फर्स्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो वो खाली आपको इसके सन देगा, साल देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जी सितंबर 1969। अगर वो पूछ ले कि कहाँ हुई थी, साथ में ये भी पूछ ले कि किस मुल्क में हुई थी या किस शहर में हुई थी, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो वो है रबात, मराकश। मराकश कंट्री है, रबात उसका सिटी है, शहर है। तो वहाँ जो पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1969 में मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान भी बेसिक फाउंडर है, बुनियादी रुकन है। जब ओआईसी बनी तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल था और पाकिस्तान ने गैर मशरूत तावन अपना आयदा किया कि गैर मशरूत जो तावन की क्या कहते हैं उसको, वो ओआईसी के जो सरबराह थे, ये बेसिकली आपको मैंने बताया कि ये इसकी पीछे काज जो थी फ़लस्तीन इसराइल की जंग के बाद, क्योंकि फ़लस्तीनी जो रियासत थी वो आज़ाद कराना चाहते थे अरब जो कंट्रीज़ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने गैर मशरूत हमायत की थी ओआईसी की।
पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई। अब जो सवाल आ जाता है, बहुत दफा आ चुका है कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। अब एक सवाल तो ये बन सकता है कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। एक ये बन सकता है कि पाकिस्तान में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये ऑप्शन दे सकता है या कब हुई, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस फरवरी। अब इसकी अगर आपने एक्चुअल डेट याद रखनी हो तो 22 से 24, 2 दिन ये रही, 22, 23, 24। 22 से 24 फरवरी 1974, 1974 में लाहौर में पाकिस्तान के अंदर ये हुई। जिसमें 40 से जायद मुल्कों के सरबराह ने शिरकत की। मैं ज्वाइन कर लूं एक सेकेंड जी। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, आपने डेट जरूर याद रखनी है, सवाल पेपर में आ सकता है कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो फरवरी 1974 में लाहौर में असम्बली हॉल जो है इसके अंदर हुई, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक शरीक हुए और जिनमें से जो मेजर पर्सनैलिटीज़ थी उनमें मिस्र के अनवर सादात, सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिनके नाम पर कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया गया है, वो लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी थे। इसके बाद बांग्लादेश मुजीबुर रहमान, और युगांडा के सदर अदी। अदी अमीन ये थे। ये जो थे मेजर पर्सनालिटीज कह रहे हैं, ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान में आकर सेकेंड OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। इसके अलावा अब हम अगर डिटेल से पढ़ें कि तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, पांचवी, तो ये आपने अभी खुद स्टडी करना है। टोटल मैं आपको बता देता हूं कि अब जब से ये बनी अब तक इसकी कितनी हुई है टोटल। अभी टोटल के बारे में एक सेकंड, कुल 14, यहां नजर आ जाएगा नीचे जी, कुल 14 सरबराही कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं जी। 14 कुल 14, अब तक कुल 14 सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसमें सरबराह ने मुमलिकत ने शिरकत की है वो 14 हैं, 14 क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद वज़राए खारजा की जो कौंसिल होती है, जैसे मैंने बताया था पहले कि हर साल हुआ करती है, तो वो भी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हुई थी। अभी एक चीज और आपको बतानी है, एक सेकंड इसको रेज करें। OIC का पहला गैर मामूली इजलास कब हुआ और कहाँ हुआ। अभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन बन जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग है वो कहाँ हुई, ओआईसी की, या किस मुल्क के अंदर हुई, तो वो आपने याद रखना है क्योंकि ये पाकिस्तान के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान में हुई थी। पहला ओआईसी का पहला गैर मामूली, यहाँ लफ्ज गैर मामूली आपने ज़हन में रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है इट वाज हेल्ड इन पाकिस्तान व्हेन 1997 में पाकिस्तान में ओआईसी का पहला गैर मामूली इजलास हुआ था। क्लियर हो गया जी। और इसके बाद 8वां भी पाकिस्तान में हुआ है, 8वां गैर मामूली इजलास, ये भी पाकिस्तान में कब हुआ, 2021। ये आपने 2 क्वेश्चन ज़हन में रखना है। ये बात का करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं कि 8th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ओआईसी के हेल्ड के व्हेन हेल्ड कब हुई, तो 2021 में। कहाँ हुई, पाकिस्तान में। इसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि 48 वज़राए कौंसल, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की, वज़राए कौंसल जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की 48 जो वज़राए कौंसल की मीटिंग कहाँ हुई, इजलास कहाँ हुआ, तो वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कब हुआ, 2022 में। क्योंकि मैंने बहुत 2020, 21 और 22 में पेपर दिए हैं पाक स्टडी हिस्ट्री के भी, तो उसमें बास का तो पूछ लेता है 2-3 साल पुरानी बातें। जैसे कुछ ने पूछा था, एक क्वेश्चन था कि 3G 4G पाकिस्तान में कब लॉन्च की गई, कौन सा समिट जो था ओआईसी का लास्ट पाकिस्तान में हुआ। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ लेता है बास का, इसलिए ये मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं, आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि 48 जो फॉरेन मिनिस्टर्स की ओआईसी की जो मीटिंग है, इजलास है, वो भी पाकिस्तान 2022 में हुआ था। एक सेकंड, ये ज्वाइन कर लें इनको, ये लोग जो बहुत लेट आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पाकिस्तान, अभी ये रेस कर तो मेरा ख्याल सबने देख लिया होगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तानी रोल या पाकिस्तान रोल इन ओआईसी, कि ओआईसी में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है अब तक, तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी इसके और काफ़ी सारी हेडिंग है, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, सिर्फ हम वो ही करेंगे, उसके रेलेवेंट चलते हैं। कि सबसे पहले कुछ मैं आपको ज़ुबानी ओरली बता देता हूँ कि जब
तंजीम पाकिस्तान का किरदार OIC में, पाकिस्तान का किरदार सबसे पहले जो हेडिंग ये बनती है कि OIC की तंजीम साजी में पाकिस्तान का किरदार। जब OIC बनी तो पाकिस्तान उसके बुनियादी मेंबर्स में था, रुकन में से एक था, और पाकिस्तान ने गैर मशरूत हमायत की थी OIC की। OIC बनने में मदद भी की थी, दूसरे ममालिक के साथ ताउन भी किया था। उसके बाद पाकिस्तान का जो दूसरा है मेन हेडिंग कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान ने 1974 में, फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाकर उसमें एक अहम किरदार अदा किया था, जिसमें 40 से ज़ायद मुल्कों ने शिरकत की थी और उसमें से अहम शख्सियात ने भी पाकिस्तान उनकी आमद हुई थी। इसके बाद तीसरा फ़लस्तीन की हमायत। पाकिस्तान शुरू से ही फ़लस्तीन की हमायत कर रहा है और इसराइल की मजम्मत कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ OIC की वजह से कि OIC के मेंबर्स ने मोस्टली, अभी तो 4-5 मुल्कों ने जैसे कि UAE, मिस्र और एक दो मुल्क हैं, अभी सऊदी अरब ने भी उसको कर लिया है एक्सेप्ट। उनके साथ तल्लुकात पिछले ईयर्स उनके कायम हुए थे इसराइल के साथ। पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इसके बाद अरब इसराइल वार जो जंगी हुई हैं, पाकिस्तान ने उनमें भी बड़ा किरदार अदा किया है, जैसे कि 1973 की जंग हुई है। अभी मैं आपको अरब इसराइल की जंगों की डेट भी बता देता हूँ ताकि वो आपके ज़हन में रहे, पेपर में अगर आए तो आप उनको सॉल्व कर सको। तो पाकिस्तान अरब इसराइल की जंगें, पहले मेरा ख्याल है ये लिख देता हूँ, अरब इसराइल जंगें, अरब इसराइल वार्स। अरब इसराइल की 3 मेन जंगें हुई हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे, वैसे तो उनके झड़पें वगैरह भी होते रही हैं दरमियान में, लेकिन जो असल जंगें हुई हैं जिसको हम वार डिक्लेयर करते हैं वो 3 हुई हैं। पहली 1948 में जब इसराइल बना, इसराइल 1948 में कायम हुआ था। इसको फ़लस्तीन के अंदर जो मकबूजा अब ये गज़ा है, यहाँ फ़लस्तीन इसराइल को कायम किया गया। तो उसी वक्त जो पहली जंग हो गई थी, उसके बाद 1967 इस तरह क्लियर हो जाएगा। पहली जंग, फर्स्ट वार अगर 1948, सेकंड वार 1967, और जो थर्ड वार हुई है, तीसरी जंग हुई है, वो 1973 में हुई है। ये चीज़ें ये बड़ी अहम है, ये आप ज़हन में रखें कि अरब इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़ा की वजह से अरब जो ममालिक हैं उनमें और इसराइल में 3 जंगें हो चुकी हैं, 1948, 1967 और 1973। इनको ज़हन में रखें। इसके बाद कैंप डेविड जो मुआहदा हुआ था, ये बड़ा अहम है जनरल नॉलेज के हवाले से, ख़ास तौर पे पाक स्टडी और हिस्ट्री के हवाले से, कि कैंप डेविड मुआहदा कब हुआ। कैंप डेविड अकर्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन विल या व्हेन कैंप डेविड एग्रीमेंट या अकर्ड हेल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए 1978। ये हुआ किसके दरमियान था? मिस्र और इसराइल के दरमियान। मिस्र और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है कि कैंप डेविड कब हुआ था। कैंप डेविड एग्रीमेंट और कैंप डेविड अकर्ड कब हुआ? तो 1978 में, 1978 में मिस्र और इसराइल के दरमियान ये एक अमन का मुआहदा हुआ था आफ्टर द वार ऑफ 1973।
1973 में अरब इसराइल जंगों के बाद मिस्र ने ये कैंप डेविड मुआहदा एग्रीमेंट किया था। क्लियर हो गया जी। और इस पे एक चीज और याद रखनी है ओआईसी के हवाले से कि मिस्र को ओआईसी से निकाल दिया गया था। 1978 के बाद मिस्र को ओआईसी की रुकनीयत से खारिज कर दिया गया था। और फिर पाकिस्तान के जो सदर थे जनरल ज़िया-उल हक, आपके जो नॉलेज में इजाफा करता जाऊं कि पाकिस्तान के जो सदर थे जनरल ज़िया-उल हक, उन्होंने मिस्र को दोबारा रुकनीयत साजी में किरदार अदा किया और ओआईसी में दोबारा मिस्र की शमूलियत हुई। कब हुई? 1981 में मिस्र की दोबारा ओआईसी में शमूलियत 1981 में सदर जनरल ज़िया-उल हक की वजह से हुई। अरब कंट्रीज ने, अरब ममालिक ने मिस्र को निकाल दिया था ओआईसी से, याद रखें। तब जो चेयरमैन थे सदर जनरल ज़िया-उल हक, इन्होंने 1981 में मिस्र की दोबारा सिफारिश की और उसको शामिल किया ओआईसी में। जी क्लियर हो गया। इसके अलावा एक चीज और आपने याद रखनी है, ईरान इराक वार, इराक ईरान जंग। ईरान इराक जंग में भी पाकिस्तान ने ओआईसी के प्लेटफार्म पे एक अहम किरदार अदा किया था और दोनों ममालिक के दौरे करके, ये हुई कब थी ये भी डेट याद रखें कि ईरान इराक जंग कब हुई थी। पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज के हवाले से भी अहम है। 1980 में शुरू हुई और ये 8 साल तक आपस में लड़ाई जंग होती रही 1988 तक। और जनरल ज़िया-उल हक ने ओआईसी के प्लेटफार्म पर दोनों जो ममालिक हैं इनको जंग रोकने की ये बहुत कोशिश की और दोनों मुल्कों का उन्होंने दौरा भी किया। उस वक़्त के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसके बाद आ गया जी इराक कुवैत जंग। इराक जो है उसके सदर सद्दाम हुसैन जो थे, उन्होंने जो कुवैत इस्लामी मुल्क है ये भी ओआईसी का मेंबर था, उस पर 1992 में उस पर कब्जा कर लिया कुवैत पर। तो पाकिस्तान ने, ओआईसी ने हंगामी इजलास बुलाया और अरब मुल्कों ने इराक की जो ये जारियत थी इसको शदीद इसकी मजम्मत की, नापसंदीदगी का इजहार किया। पाकिस्तान ने भी इराक की मजम्मत की और ओआईसी के प्लेटफार्म पर बल्कि इवन के पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें भी भेज दी थी सऊदी अरब में मुक़द्दस मुकामात की हिफाजत के लिए। इराक कुवैत जंग में ये चीज़ ज़हन में रखें कि पाकिस्तानी जो फ़ौज थी ये मुक़द्दस मुकामात की हिफाजत के लिए सऊदी अरब गई थी। इसके अलावा ओआईसी के प्लेटफार्म से पाकिस्तान ने जो अरब कंट्रीज़ हैं इनकी फ़ौज हैं, अफवाज हैं दूसरे मुल्कों की, उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। किस तरह? असला साजी के अंदर, इसके अलावा उनकी तरबियत ट्रेनिंग के अंदर। बहुत सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उनकी अफसर, उनके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अफसर जो हैं उधर जाके उनको ट्रेनिंग करवाते हैं ओआईसी के प्लेटफार्म के ज़रिए। इसके बाद ईरान इराक जंग, इराक कुवैत जंग, फ़लस्तीन 2007 में जो इसराइल था इसने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया था, गाज़ा पर हमला कर दिया था 2007 में। तो पाकिस्तान ने ओआईसी के इजलास बुलाया और उसकी भी शदीद मजम्मत की। हाँ, इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अफ़गान रूस जंग, जैसे कि आपको मैंने कल वाले इससे पहले जो लेक्चर दिए हैं
उसमें अफगान जंग के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि 1979 अफगान रूस जंग। अब OIC का इजलास पाकिस्तान में ये कब हुई? सबसे पहले तो ये याद रखना है 1979। पेपर में सवाल बड़ी दफ़ा आ चुका है, लेक्चरर हिस्ट्री या पाक स्टडी हो तो ये सवाल अक्सर आया होता है कि अफगान रशिया या वैन रशिया अटैक इन अफगानिस्तान, तो आप या वैन रशिया इन्वेडेड, लफ्ज़ इन्वेडेड बोला जाता है कि कब इन्वेड किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो 1979 दिसंबर, अगर एक्चुअल डेट याद रखनी हो तो दिसंबर 24 दिसंबर 1979 को अब पाकिस्तान को ख़तरा पड़ गया अपनी सलामती का कि अगर रशिया जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो इसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, क्योंकि रशिया जो है उसको गर्म पानी की तलाश है, वो ठंडा इलाका है, तो वो ज़रूर पाकिस्तानी साइलों की तरफ रुख करेगा। तो पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफार्म पर ये एजेंडा रखा, तो तमाम जो मुल्क हैं OIC के, उन्होंने पाकिस्तान की सिफारती, माली और हर तरह से मदद की अफगान रूस जंग में। ये था OIC में पाकिस्तान का किरदार। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा OIC का। तो इंशाल्लाह जो आज UNO भी साथ था, लेकिन UNO एक लंबा लेक्चर है, तो मैं सोचा था कि जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे आएगा उस दिन आपको UNO के बारे में भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।